नमस्कार साथियों, वेदांत कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें हमारे संविधान के निर्माताओं को देखने की हमें झलक मिलती है। जब भी यदि न्यायालय को व्याख्या करनी हो संविधान की तो वो प्रस्तावना की ओर झांकती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके प्रावधान की यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से इसका स्रोत लिया गया है, जबकि इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जबकि इसकी यदि हम प्रकृति की बात करते हैं, इसका जो विधिक स्वरूप है वो कैसा है? तो वो है अपरिवर्तनीय। क्या है? अपरिवर्तनीय। अर्थात हम कह सकते हैं इसके लिए हम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, या फिर न्यायालय इसको हमारे लिए लागू नहीं कर सकता। वैसे सामान्य रूप से इसमें 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। यहां पर क्वेश्चन देके बोर्ड आपको फंसाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ पर कभी कभी धार्मिक शब्द देकर आपको फंसाया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात होती है क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, तो धार्मिक शब्द देकर यहाँ पर आपको बोर्ड फंसाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम प्रस्तावना में, आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर हमें क्षमता देखने को मिलती है। यहाँ पर बोर्ड या आयोग शुरुआत में ही फंसाएगा समानता शब्द देकर, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में तो समता शब्द का उल्लेख है, और समानता शब्द देकर यहाँ पर फंसाएगा और हम तुरंत पहला ही ऑप्शन समानता है उस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है। क्षमता 2 प्रकार की है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता की ओर। जब हम स्वतंत्रता की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। न्याय हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, जो हम पूर्व में देख चुके हैं। उसके बाद हमें समाजवाद शब्द देखने को मिलता है। बेसिकली भारतीय मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ी गई। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हमारे देश का जो समाजवाद है, या जो हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित जो समाजवाद है, वो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है। किसका समाजवाद है? कार्ल मार्क्स का। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के समाजवाद की, तो हमारा जो समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स का समाजवाद तो है, लेकिन ये गांधी और नेहरू की विचारधारा की ओर झुका हुआ है। किसकी ओर झुका हुआ है? गांधी और नेहरू की विचारधाराओं की ओर झुका हुआ है। ऐसा ही एक केस हुआ है जिसका नाम है डीसी नकारा केस। कौन सा हुआ है? डीसी नकारा केस 1982। डीसी नकारा केस 1982 में संविधान की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि हमारा जो समाजवाद है, जो हमारी प्रस्तावना में जिस समाजवाद का उल्लेख किया गया है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो है तो कार्ल मार्क्स, नेहरू और गांधी तीनों की विचारधाराओं का सम्मिलित रूप है, लेकिन ये गांधी और नेहरू की विचारधाराओं की ओर झुका हुआ है। तो अर्थात हम कह सकते हैं हमारे देश की प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू की ओर झुका हुआ है, न कि कार्ल मार्क्स की ओर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द हमें देखने को मिलता है प्रस्तावना की। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म का राज्य से कोई संबंध नहीं है। सीधा सा अर्थ निकलता है, ना तो राज धर्म का सहयोग करेगा, ना राज धर्म का विरोध करेगा। तो फिर राज्य का धर्म के साथ कैसा संबंध है? न्यूट्रल का संबंध है। राज्य का धर्म के साथ तटस्थता का संबंध है। कैसा संबंध है? तटस्थता का संबंध है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष का सीधा सीधा अर्थ होता है राज्य का किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं होना। इसी का मतलब होता है ना तो राज धर्म का सहयोग करेगा, ना राज धर्म का विरोध करेगा। अर्थात राज्य का धर्म के साथ कैसा संबंध है? न्यूट्रल का संबंध है, तटस्थता का संबंध है। उसके बाद एक शब्द आता है गणराज्य। कौन सा शब्द आता है? गणराज्य। गणराज्य का अर्थ यहाँ पर बताया गया कि हमारे देश का जो शासक होता है, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो
वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। वंशानुगत न होकर के क्या होता है? निर्वाचित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक गणतांत्रिक कंट्री है। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व। इसकी बात करते हैं तो बेसिकली ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से ये शब्द हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, जिनमें हमारे देश के भाईचारा हमें देखने को मिलता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर कौन सा गणराज्य अपनाया गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसे हम कह सकते हैं प्रतिनिधि मूलक गणराज्य। प्रतिनिधि मूलक गणराज्य हम कह सकते हैं इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसे हम कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रस्तावना से संबंधित केस है और पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। इसमें कहा गया, इससे पहले केस हुआ था बेरुवारी केस 1960। इसमें कहा गया दिस इज ए नॉट परमानेंट, दिस इज ए प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात हम कह सकते हैं इसके अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी कि ये असंशोधनीय है। क्या है? असंशोधनीय है। जब हम इसकी ओर जाते हैं तो वही केस थोड़ा आगे जाता है और एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973, और इसमें वही संविधान की व्याख्या करते हुए न्यायालय कहती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बियल इज मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, अतः हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके अमेंडमेंट से इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद डीसी नकारा केस हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार भी कहा गया, समर्थन किया गया डीसी नकारा केस के अनुसार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का, कि संविधान का भाग है कौन? प्रस्तावना, अतः हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये असंशोधनीय की तरफ जाती है जबकि ये संशोधन की तरफ जाती है। उसके बाद एक केस हुआ मुंबई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मामला 1994। इसमें कहा गया समाजवाद को लेकर, किसको लेकर कहा गया? समाजवाद को लेकर कहा गया, और उसके बाद इसने भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। प्रस्तावना में अब हमें देखने को मिलते हैं 42वां संविधान संशोधन। क्या देखने को मिलता है? 42वां संविधान संशोधन। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके अंदर, क्योंकि मूल भारतीय जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे, तो ऐसे में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। जब हम बात करते हैं संविधान की व्याख्या करने में सहायक, हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। जब भी हमारे न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है तो न्यायालय प्रस्तावना की ओर झांकती है। किसकी ओर झांकती है? प्रस्तावना की ओर, क्योंकि प्रस्तावना में हमारे संविधान के संविधान निर्माताओं की झलक हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट गहरा है, संविधान संशोधन के लिए 368 की प्रक्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं जब भी प्रस्तावना में कोई संविधान संशोधन करना है तो इसके लिए विशेष रूप से 368 के तहत विशेष प्रक्रिया से इसका संशोधन किया जा सकता है, न कि साधारण बहुमत से, न कि साधारण बहुमत से। यहाँ पर हम कह सकते हैं, मान लो यहाँ से प्रश्न उठेगा हमारा, साधारण बहुमत से किया गया संशोधन क्या प्रस्तावना के लिए सही है? तो नहीं, क्योंकि वो टेक्निकली रूप से अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं आता। उसके बाद देखते हैं हम विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्रस्तावना का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत गहरा कंसेप्ट है साथियों। तो विधानसभा या राज्यसभाओं के द्वारा या राज्य विधानमंडल एवं संसदीय विधानमंडलों के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों पर प्रस्तावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रस्तावना उन कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकती, ऐसा भारतीय संविधान हमारा कहता है। उसके बाद आगे जाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रस्तावना के नाम से। JL नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, वैसे इसे संविधान सभा की तीसरी बैठक कहा जाता है, लेकिन साथियों एक प्रश्न आया है अभी MPPCS 2021 में, उसमें इसे संविधान सभा की 5वीं बैठक माना है। MPPCS बोर्ड ने 5वीं बैठक माना है। तो जो तीसरी बैठक हुई थी JL नेहरू ने उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद
इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही देश के संविधान की प्रस्तावना बना, इसलिए उसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान के सदस्यों के मन की बात को यदि जानना हो तो न्यायालय किसकी ओर झांकेगा? उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात उद्देशिका की ओर या संविधान की प्रस्तावना की ओर झांकेगा। जब भी संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता होगी तो प्रस्तावना की ओर न्यायालय देखता है। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। ये एकमात्र संशोधन है जो प्रस्तावना के अंदर अब तक हुआ है। यानी कि जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में आया तो उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना में, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत हुआ, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। अर्थात हम कह सकते हैं अब तक हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है। उसके बाद महत्वपूर्ण कथन है। कुछ महत्वपूर्ण कथनों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार, संविधान की प्रस्तावना को कहने वाले यदि कोई व्यक्ति है तो वो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो भारत के संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सबसे पवित्र दस्तावेज बताया है। सबसे पवित्र दस्तावेज बताने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद बात आती है डॉक्टर के एम मुंशी की। इन्होंने संविधान की जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली इनको नाम दिया है। तो संविधान की राजनीतिक कुंडली या जन्म कुंडली किसको कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया ये कथन? डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा। एन ए पालकीवाला बहुत वरिष्ठ विधिक अधिकारी थे। इन्होंने संविधान का परिचय पत्र इसको कहा है। संविधान का परिचय पत्र किसको? प्रस्तावना को। किसको कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले व्यक्ति कौन थे? एन ए पालकीवाला। उसके बाद बात करते हैं हम ठाकुरदास भार्गव की। तो इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अर्नेस्ट वार्कर महोदय की यदि हम बात करते हैं तो संविधान की कुंजी कहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के नाम से पुकारा है। उसके बाद देखते हैं, हमारी प्रस्तावना खत्म हो चुकी है। चलो मूल अधिकारों की यदि हम बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मूल अधिकार ये ऐसे अधिकार है जो राज्य के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, यानी कि नागरिकों के राज्य के विरुद्ध इन्हें दावे हम कह सकते हैं। मूल अधिकारियों की बेसिकली जो संख्या थी मूल संविधान में वो 7 थी। कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान संख्या 6 है। वर्तमान संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जिसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ऐसे में यहां से बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बनता है, जब संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाया गया तो वो 300 कह में चला गया। तो ऐसे में जब ये मूल अधिकार था और अब ये विधिक अधिकार है, तो ऐसे में इस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर एक शब्द देखने को मिलता है, पहले ये परिवर्तनीय था। पहले ये परिवर्तनीय था, अब क्या हो गया? अपरिवर्तनीय। पहले इसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब इसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। एक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रकृति। मूल अधिकारों की प्रकृति की यदि हम बात करते हैं तो इसकी बेसिकली ज्यादातर जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। कौन सी है? नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक भी है। लेकिन सकारात्मक भी है। ऑप्शन में यदि क्वेश्चन में यदि आपको ऑप्शन मिले ज्यादातर नकारात्मक, तो आपको नकारात्मक करना है। लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक यदि दोनों मिलती है तो ज्यादातर तो इसकी प्रकृति है वो क्या है? नकारात्मक है। और यही कॉन्सेप्ट आपको ऑप्शन में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद दो शब्द मिलते हैं, सीमित और अस्थायी। दोनों शब्द सेम है, लेकिन दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। अस्थायी, अस्थायी का मतलब हमारे मूल अधिकारों को कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ही संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमें संपत्ति के अधिकार को हटाया है। अर्थात मूल अधिकार अस्थायी है, इन्हें कभी भी हटाया कभी भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम सीमित शब्द की। इसका भी एक गहरा कॉन्सेप्ट है। सीमित का मतलब होता है मूल अधिकार हमें सीमित है, यानी कि इन पे बंधन बने हुए हैं। क्या बंधन बने हुए हैं? जैसे जैसे हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है, मूल अधिकारों में क्या है? हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम गांजा नहीं बेच सकते, भांग नहीं बेच सकते, शराब का अवैध रूप से व्यापार नहीं कर सकते। तो यानी कि ये क्या है? सीमित है। न्यायालय की अवमानना में हम नहीं बोल सकते, बोलने का अधिकार दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस तरीके से बोलेंगे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की जो भावना है उनको ठेस पहुंचे।
उसके बाद स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बाकी का कल देखेंगे।